हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानस्थली क्लासेस पे। और आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रेवलर्स और स्कॉलर्स जो एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में जो आए और जिन्होंने भारत के बारे में बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें मेंशन की। उस समय के का जो है क्या व्यवस्था था, कैसे नगर हुआ करते थे, कैसे जो है वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, है ना, और सोशल स्ट्रक्चर क्या था, क्या इकोनॉमी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इसके बारे में इन्होंने मेंशन किया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको हर एक एग्जामिनेशन में देखने को मिल ही जाता है। और ये एक डेमो लेक्चर भी है, तो आपको ये भी पता चलेगा कि हम कैसे डिटेल में अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं और समझते हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिएगा, अच्छे से समझते हुए चलिएगा। इस एक लेक्चर में आपके क्वेश्चंस जो हैं, जितने भी ट्रेवलर्स और स्कॉलर्स से रिलेटेड हैं, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यूनिट 10 हायर एजुकेशन का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमारे ऐप पे आ चुका है। अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको मिला ही है वो, और अगर आप जो है इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल का कंटेंट हम यहाँ पर आपको देते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो पाती है। तो सबसे पहले जो ट्रेवलर मेगास्थीन्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। 350 से 290 बीसी तक ये थे और भारत में नहीं थे, मतलब इनका जन्म ये 350 का अराउंड हुआ था, 350 बीसी, और 290 बीसी तक ये जिंदा थे। इनका जो वर्क है वो क्या था? इंडिका। ये नाम याद रखेंगे, इंडिका। इंडिका नाम का आप किताब कह लें, डॉक्यूमेंट कह लें, जो इन्होंने लिखा था, अब ये इसके ओरिजिनल फॉर्म में उपलब्ध नहीं है, याद रखिएगा, ये खो गया है जो इनका काम है। लेकिन बाद के जो भी इतिहासकार थे, हिस्टोरियंस थे, जैसे एरियन, स्ट्रैबो और डायोडोरस सिकुलस, यानी कि एरियन, स्ट्रैबो और डायोडोरस सिकुलस द्वारा ये इन्होंने मेंशन किया है, कोट किया है, हम कह लें तो कोट किया, तो इनके काम के बारे में हमें पता चलता है। कब आए थे ये भारत? तो जब मौर्यन एम्पायर का यहाँ पर शासन था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे ये आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो उसी समय पे ये भारत आए थे और ये जो है ना एम्बेसडर थे, यानी दूत थे। पहले राजदूत आते थे ना, तो ये भी जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक एम्बेसडर के तौर पे आए थे। और ये कहाँ इन्होंने स्टे किया था? तो पाटलिपुत्र नाम के जगह पे स्टे किया था। पाटलिपुत्र आज की डेट में पटना, आपने नाम सुना होगा, पटना बिहार की राजधानी है। और वहीं पहले ये पाटलिपुत्र नगर हुआ करता था, वहीं पे इन्होंने स्टे किया था। इनका जो काम है इंडिका, वो इसके ओरिजिनल फॉर्म में आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसके कुछ फ्रेगमेंट्स, इसके कुछ पार्ट्स जो है ना, वो हमें देखने को मिलते हैं। बाद के जो भी इतिहासकार हुए, जो ग्रीक और रोमन राइटर्स हुए, जो लेखक हुए, उन्होंने मेंशन किया था इनका काम, है ना। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य दरबार में सेल्यूकस होके, यानी एम्बेसडर के तौर पे आए थे। और ये एक यूनानी राजदूत थे, है ना, निकेटर के यूनानी राजदूत थे। अच्छा, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन की, भारत का विवरण किया इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की भारत के बारे में। सबसे पहले तो राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में इन्होंने मेंशन किया। इन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, नगर नियोजन और पाटलिपुत्र में राजा के महल का इन्होंने विस्तृत विवरण किया। इन्होंने बताया कि कितना भव्य महल है, महल ऐसा कि वैसा हमें कहीं बड़े-बड़े शहर, जो यूरोप के भी शहर हैं, वो भी फेल हैं, ऐसा इन्होंने वहाँ मेंशन किया था। इन्होंने प्रेज़ किया मौर्यन आर्मी को, है ना? जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ पर हमारे यहाँ मौर्यन आर्मी थी, इन्होंने उसके ऑर्गेनाइज़ेशन को, कि कैसे जो है उसको इतने बेहतर ढंग से इसको जो है चलाया जाता है, कितनी मजबूत आर्मी है, स्ट्रेंथ कितना है और कितनी बड़ी संख्या में उपलब्ध है, साइज़ कितना बड़ा है, उसके बारे में इन्होंने बताया था। सामाजिक संरचना यानी सोशल स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया। इन्होंने जो है भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित करने का उल्लेख किया, है ना? ये जैसे कास्ट सिस्टम के बारे में इन्होंने बात किया डिटेल में। इन्होंने बोला कि जो इंडियन सोसाइटी है वो 7 कैटेगरीज़ में, 7, ये भी याद रखना है आपको, है ना? तो 7 कैटेगरीज़ में, 7 कैटेगरीज़ में ये डिवाइडेड है ना? और 7 कैटेगरी में, जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया कि कुछ यहाँ पर दर्शन के भी लोग हैं, दर्शन शास्त्र के ज्ञानी हैं, फिलोसोफर्स हैं और दार्शनिक हैं। इसके बाद यहाँ पर किसान हैं, फार्मर्स हैं, पीजेंट्स जिसे कहते हैं, फिर सोल्जर्स हैं यहाँ पर, जो कि सैनिक हैं। इसके अलावा यहाँ पर मतलब अलग-अलग 7 जो है इन्होंने कैटेगरीज़ बताई थी, तो ये 7 याद रखना है आपको। इन्होंने एक और चीज़ बताया कि भारत में स्लेवरी नहीं है। देखिए, वेस्ट वेस्ट में जो है ना स्लेवरी का बड़ा उस समय पे दौर था, जब लोगों को बंदी बना के रखा जाता था, जो उनसे चाहो वो करवा लो, है ना? उनका जो है शोषण किया जाता था। भारत में वो सिस्टम नहीं था और इन्होंने इसके बारे में भी मेंशन किया। इसके बाद अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के बारे में इन्होंने बताया।
कि भारत जो है ना एक कृषि प्रधान देश है, यानी कृषि की प्रचुरता है यहाँ पर, और ये दासता की अनुपस्थिति है, यानी कि स्लेवरी बिल्कुल नहीं है ना? इन्होंने भूगोल के बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया, भारत के एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के बारे में मेंशन किया। इन्होंने बताया कि भारत की जो ज्योग्राफी है ना, वो जैसे गंगा के बारे में इन्होंने बताया कि गंगा से, और इंडस बेसिन के बारे में बताया, है ना? सिंधु नदी के बारे में, है ना? और ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की। भारत की वाइल्ड लाइफ के बारे में भी इन्होंने बताया, है ना? जो हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ है, उसके बारे में, वन्य जीवों के, हाथी और बाघ, इसके बारे में बताया। ये बताया कि कितने जो है उपजाऊ मैदान हैं यहाँ पर भारत में, है ना? तो ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की थी मेगास्थनीज़ ने। और देखिए, अगर हम बात करें विश्वसनीयता की या फिर रिलायबिलिटी की, तो इनका जो काम है ना, इसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, क्योंकि इन्होंने बढ़ा-चढ़ा कर बताया, क्योंकि उस समय पे ये आए थे तो ये राजा का जो है दिल जीतना चाहते थे, या फिर राजा को कुछ बढ़ा-चढ़ा के बताया करते थे। तो ये एक्ज़ैजरेट करने के बारे में बताया गया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजरेशन के साथ बताया है। इनके जो बताए हुए चीज़ें हैं उसमें इनएक्यूरेसीज़ भी हैं, इसके बारे में बताया गया। जैसे इन्होंने बताया था कि भारतीय 200 साल तक जीवित रहते थे। तो ये कुछ ओवर हो गया, 200 साल तक जीवित रहना ये प्रैक्टिकल नहीं था। तो ये कुछ बढ़ा-चढ़ा कर इन्होंने लिख दिया था। इसके बारे में इनकी आलोचना भी हुई, है ना? इसके बाद जिससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखिए, फ़ा-हियन, है ना? फ़ा-हियन जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। यूजीसी नेट के लिए तो खास तौर से बहुत इम्पोर्टेंट है। 337 से 422 सीई तक ये जो है जीवित रहे, और इनको 2 नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा। एक तो फ़ा-हियन और एक ये फ़ाक्सिन। तो यानी कि ये दोनों नाम में से अगर कोई भी मेंशन हो तो आप यही समझिएगा, फ़ा-हियन, है ना? चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे ये। ये भी आपको याद रखना है। ये चीन के बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे। यहाँ पर फ़ोटो मैंने इनका लगाया हुआ है, एक तरीके से मतलब दर्शाने के लिए। इनका ओरिजिनल फ़ोटो तो, क्योंकि कैमरा तो होता नहीं था, लेकिन पेंटिंग के माध्यम से एक फ़ोटो यहाँ पर उपलब्ध था, तो वो मैंने लगाया। ये गुप्त अम्पायर या गुप्ता अम्पायर के दौरान इन्होंने विज़िट किया था भारत, चंद्रगुप्त द्वितीय इनके समय में, हाँ। गुप्ता एम्पायर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इन्होंने विजिट किया था। और इनका जो काम है ना, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, है ना, बौद्ध साम्राज्यों का अभिलेख, ये इनका बहुत ही फेमस काम है ना? और इसी में इन्होंने बहुत कुछ मेंशन किया था, है ना? फ़ा-हियन ने भारत में ट्रैवल किया था ऑथेंटिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट के सर्च में, यानी कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स हैं, जो गौतम बुद्ध द्वारा लिखी गई या बोली गई कुछ ऐसे काम, जो कि इनको हो सकता है चाइना में ना मिला, तो इसके लिए ये इंडिया इन्होंने ट्रैवल किया था, और बुद्धिज़्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है वो देखने के लिए भी, है ना? प्रैक्टिस ऑफ बुद्धिज़्म ये देखने के लिए भी। इन्होंने ध्यान किस चीज़ पे दिया था, तो देखिए, मठ, स्तूप और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों सहित बौद्ध धर्म के उत्कर्ष का वर्णन किया था इन्होंने, अपने बौद्ध साम्राज्यों का अभिलेख में। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में भी ये ठहरे थे जाके, तो वहाँ के बारे में भी बहुत डिटेल में इन्हीं के इस काम से हमें पता चलता है। बौद्ध भिक्षुओं के अनुष्ठानों और दैनिक प्रथाओं का अवलोकन किया था, क्योंकि ये प्रैक्टिस ऑफ बुद्धिस्ट जो क्या प्रैक्टिस करते थे, इसको देखने के लिए आए थे भारत, तो ये भी इन्होंने मेंशन किया। अच्छा, इसके साथ-साथ इन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल इनसाइट्स दिए, गुप्ता पीरियड के दौरान कैसे जो है शासन चलता था, क्या-क्या होता था, ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की। भारत में इन्होंने क्या-क्या ऑब्ज़र्व किया, तो सबसे पहले तो इन्होंने धर्म पर ध्यान दिया, रिलीजियस एनवायरनमेंट के ऊपर इन्होंने प्रेज़ किया कि जो बुद्धिज़्म है, वो कैसे फ्लरिश हो रहा है, कैसे फल-फूल रहा है, ख़ास तौर से मगध के रीजन में, जो मगध का रीजन है। इन्होंने फेमस मोनास्ट्रीज़ और बुद्धिस्ट सेंटर्स को भी मेंशन किया था, जैसे नालंदा और बोध गया के बारे में भी इन्होंने लिखा था, है ना? बोध गया और नालंदा के बारे में भी अपने इस बौद्ध साम्राज्य के अभिलेख में इन्होंने मेंशन किया था। समाज और शासन, है ना? यानी कि आपके यहाँ सोसाइटी के बारे में भी लिखा था इन्होंने, और इसके साथ-साथ कैसे शासन चलाया जाता है, इसके बारे में इन्होंने लिखा था। नोट इन्होंने दिया था कि यहाँ पर पीसफुल, बिल्कुल ही जो है शांत वातावरण हुआ करता था, किसी से किसी की द्वेषता नहीं हुआ करती थी, और लोग जो है ना, वो कानून को मानते थे, इनका लॉ अबाइडिंग नेचर था। तो देखिए, भारत हमारा जो प्राचीन भारत था, वो बहुत
ज़्यादा विकसित था और सभी देशों से। लेकिन बाद में इतने सारे आक्रांताओं ने यहाँ पर जो है हमला किया, शासन किया और हमारे पूरे जो संस्कृति और कल्चर है इसको बदल के रख दिया और बाद आज देख रहे हो आप भारत आज डेवलपिंग नेशन बना हुआ है ना? इन्होंने एक और चीज़ की बहुत ही तारीफ़ की और वो था कैपिटल पनिशमेंट की, है ना? कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो है ना पनिशमेंट से यानी बहुत ज़्यादा पनिशमेंट नहीं होता था। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है आपको आपके ऊपर जैसे इतने धन आपको भरना पड़ेगा, इतने कोड़े आपको लगाएँगे, इतनी इतना कुछ ये नहीं इन्होंने देखा था और क्राइम बहुत कम था, मिनिमल क्राइम था, है ना? यानी कि बहुत ही कम यहाँ पर जो है वो क्रिमिनल्स थे। इन्होंने ये भी मेंशन किया था। न्याय प्रणाली, समृद्धि और मृत्युदंड की अनुपस्थिति के बारे में भी इन्होंने मेंशन किया था कि भाई कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, किसी भी प्रकार का मृत्युदंड यहाँ नहीं दिया जाता था, है ना? यानी आपको जो है सिखाया जाता था, आपके व्यवहार को बदलने की कोशिश यहाँ पे होती थी। और ये कब हो रहा है ये सोचिए, ये 337 से 422 के आसपास में ये थे, तो यानी कि अभी से 2000 साल पहले की बातें हो रही हैं, लगभग 1700 साल पहले की बातें हो रही हैं, है ना? तो ये है और इन्होंने बुनियादी ढांचे के बारे में बात की, यात्रियों के लिए यहाँ पे सड़क मार्ग है, विश्राम गृह हुआ करती थी, निःशुल्क अस्पताल उपलब्ध थे, ये सभी चीज़ें इन्होंने उल्लेख किया था। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी कि आर्थिक समृद्धि के बारे में भी इन्होंने बात किया था। इन्होंने बताया था कि जो गुप्ता पीरियड है इसके दौरान में कितना धन जो है उपलब्ध है और ये सबके पास जो है जाता था, यानी जनता में भी ये चीज़ें जाती थी। इन्होंने फ्री हॉस्पिटल्स और वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो कि सरकार द्वारा की जाती थी, उस समय के शासन में जो भी राजा थे उनके द्वारा की जाती थी, इसको भी मेंशन किया था फायन ने। तो फायन के बारे में आपको डिटेल में पता चल गया और अब हम देखेंगे वेनसांग, है ना? वेनसांग के बारे में देखेंगे, ये 602 से 664 सी तक ये थे और ये भी एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे, है ना? ये भी एक भिक्षु थे जो चाइनीज़ थे, चीन के बौद्ध भिक्षु और ये एक स्कॉलर भी थे, यानी विद्यार्थी भी थे। इनका जो काम है ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स ये इसका नाम है ना? यानी पश्चिमी क्षेत्रों पर महान तांग अभिलेख, ये नाम था। अच्छा, इन्होंने जो हर्ष का शासनकाल था ना, इसी के दौरान में इन्होंने यहाँ पर भारत में कूच किया था 606 से 647 ईस्वी इसी दौरान। और इन्होंने जो नालंदा विश्वविद्यालय में इनका प्रवास था ना, जो ये वहाँ पर ये रुके थे, तो उसका विस्तृत विवरण दिया था और वेनसांग के ही विस्तृत विवरण से नालंदा के पाठ्यक्रम के बारे में, नालंदा के शिक्षकों के बारे में, यहाँ की सुविधाओं के बारे में हमें पता चलता है क्योंकि बाकी तो वहाँ का जो पुस्तकालय था, उसको जला दिया गया, धर्म ग्रंथ नाम की पुस्तकालय थी, उसको तो जला दिया गया था, है ना? और बख्तियार खिलजी द्वारा जलाया गया था, तो उसके सारे वर्णन वहीं पे समाप्त हो गए, मिट गए थे। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक ट्रैवलर थे, तो ये भारत से जा चुके थे उस समय तक और जाके चाइना में इनका काम रखा हुआ था और उपलब्ध है आज भी और वहीं हमें पता चलता है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। जो वेनसांग का जर्नी था इंडिया के लिए ना, ये कैसे इन्होंने किया, ये सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ये भी जो है ना इकट्ठा करना चाहते थे, जैसे फाइयन के बारे में हमने बताया आपको। तो इनका भी मुख्य लक्ष्य यही था कि जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उसको ये इकट्ठा करें और बुद्धिस्ट फिलॉसफी को उसके सोर्स से कि कहाँ से बुद्धिज़्म पनपा है, वहाँ से बुद्धिस्ट फिलॉसफी को ये समझें, बौद्ध दर्शन को ये समझें। तो इसीलिए इन्होंने इतना और सोचिए ये ट्रैवल आज की डेट में आप जो है हवाई जहाज़ से ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन उस समय पे पैदल ही ट्रैवल करना होता था, है ना? तो सोचिए उस समय पे ये आए हुए थे। इनका जो रिकॉर्ड है ना, ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट है 7th सेंचुरी इंडिया के बारे में, यानी जो 7वीं शताब्दी भारत के बारे में सबसे विस्तृत विवरण अगर किन्होंने दिया है, तो वो है वेन सांग, है ना? अब क्या-क्या इन्होंने भारत में देखा? सबसे पहले तो इन्होंने रिलीजन और लर्निंग के बारे में बताया, है ना? धर्म के बारे में और अधिगम के बारे में बताया इन्होंने। ये नालंदा यूनिवर्सिटी इन्होंने विज़िट किया, ये रुके थे वहाँ पे, तो एक बताया इन्होंने कि एक मेजर सेंटर था नालंदा, मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग यानी कि अगर आपको बुद्धिज़्म के बारे में कुछ पढ़ना है, तो नालंदा आपको जाना था, उस समय के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने ख़ास तौर से फ़ोकस किया था कि बुद्धिज़्म के ऊपर जो किंग हर्ष थे
और दूसरे रूलर्स थे उनका भी बहुत फोकस था, और वो भी जो है ना इसको सपोर्ट करते थे। बौद्ध धर्म के पतन और हिंदू धर्म के उदय का भी अवलोकन इन्होंने किया, उस समय पे कैसे ये हो रहा था, बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था, और विभिन्न संप्रदाय और धार्मिक सहिष्णुता के सह अस्तित्व का उल्लेख किया। इन्होंने बताया कि को एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म के लोग। तो यानी कि भारत आज से ये विविधता नहीं देखने को मिलती है, इतनी सारी विविधता भारत में है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग जो है वो यहाँ पर कलर के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी एक यूनिटी है, एक एकता है, और इसके बारे में इन्होंने मेंशन किया था, उस समय पे भी था ये। सोसाइटी के बारे में और इकोनॉमी के बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने बताया था कि देखिए जाति व्यवस्था और समाज पर इसके प्रभाव का भी काफ़ी वर्णन इन्होंने किया। इन्होंने बताया कि यहाँ पर जाति व्यवस्था जो है वो थी, और शहरी केंद्रों की समृद्धि और कुशल शासन का अवलोकन किया था इन्होंने, कि जो नगर हैं वो कितने विकसित हैं और कितने अच्छे तरीके से शासन होता है। इन्होंने बताया था कि कन्नौज असेंबली के बारे में इन्होंने मेंशन किया था, याद रखिएगा कन्नौज। कन्नौज जो आज इत्र के लिए जाना जाता है, तो कन्नौज में जो असेंबली हुआ करती थी उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। और इन्होंने बताया कि जो राजा हर्ष थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैसे शासन करते थे और कैसे ये हर धर्म को सपोर्ट करते थे, इसके बारे में बताया इन्होंने। पॉलिटिक्स के बारे में भी मेंशन किया है। हर्ष का साम्राज्य, हर्ष के प्रशासन, इनका परोपकार, बौद्ध धर्म के संरक्षण की प्रशंसा इन्होंने की, कि कैसे इन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था, है ना। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के भी बारे में इन्होंने बताया कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था उस समय पे था, है ना। और कैसे यहाँ पर जो है वो ट्रेड रूट्स काफ़ी थे, यहाँ पर ट्रेड रूट्स जहाँ से व्यापार हुआ करता था, है ना। सिल्क रूट का भी नाम आपने सुना होगा। तो वेन सांग ने इतनी सारी चीज़ों के बारे में मेंशन किया था। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो इनका नाम, एक ये 602 से 664 ईसा पूर्व में, और ये एग्जिस्ट करते 606 से 647 के बीच में इन्होंने दौरा किया था भारत का। और नालंदा के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया था, है ना। और बौद्ध धर्म क्या पतन के बारे में, कैसे बौद्ध धर्म धीरे 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 खत्म हो रहा था और हिंदू धर्म का उदय हो रहा था वापस से, ये इसके बारे में भी इन्होंने मेंशन किया था। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी के बारे में ये भी पूछ सकता है कि किस राजा के शासन के दौरान, तो किंग हर्ष, राजा हर्ष के शासन के दौरान ये आए थे, है ना। अब अगले जो ट्रेवलर हैं 973 से 1048 सी में ये जो है इनका एग्जिस्टेंस था, यानी ये जीवित थे। अल बिरूनी इनका नाम था, अल बिरूनी एक पर्शियन स्कॉलर थे ये पर्सिया से आए थे, है ना। और इनका जो काम है किताब अल हिंद, द बुक ऑफ इंडिया, किताब अल हिंद, ये इन्होंने लिखा था। ये मिडाइवल इंडिया में आए थे महमूद गजनी के इन्वेजन के दौरान, है ना। पर्सन स्कॉलर अकम्पनिंग महमूद ऑफ गजनी ड्यूरिंग हिज इन्वेजन। तो ये जो है ना, ये महमूद ऑफ गजनी के दौरान ही साथ में आए थे, और ये इन्वेडर था। महमूद ऑफ गजनी जो था, ये एक जो है वो आक्रांता था, ये भारत पर हमला करके और यहाँ पर शासन करने के लिए आया हुआ था। इनका जो काम किताबुल हिंद है ना, वो काफ़ी फेमस है। अल बिरूनी वन ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम स्कॉलर्स थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, है ना। याद रखिएगा, वन ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम स्कॉलर। और इन्होंने इंडियन कल्चर के बारे में एक्सटेंसिवली स्टडी किया था, रिलीजन के बारे में, साइंस के बारे में। इनका जो ऑब्जर्वेशन था ना, वो हमें एक बाहरी जो है वो व्यू देता है, एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव देता है। भारतीय समाज 11वीं सेंचुरी के दौरान कैसा हुआ करता था, 11वीं शताब्दी के दौरान भारतीय समाज कैसा हुआ करता था, ठीक है। ये रिलीजन और फिलॉसफी को के बारे में बताते हैं अपने काम में। इन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ा था, है ना। और वेद और उपनिषद को भी इन्होंने डिटेल में पढ़ा था, वेद को, उपनिषद को। एक न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव अकाउंट दिया इन्होंने हिंदू बिलीफ और प्रैक्टिस और रिचुअल्स को, है ना। इन्होंने बताया कि जो हिंदू बिलीव है वो न्यूट्रल है, यानी कि किसी भी प्रकार से एक तरफ झुकाव नहीं है जो हिंदुइज्म है उसका। इन्होंने बताया था कि जो हिंदू बिलीफ है, प्रैक्टिस है, रिचुअल्स हैं, ये सहिष्णुता है इसमें, यानी वो सबको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज को वो लेके चले। इन्होंने बताया था साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में, कि जो भारत है ना, वो एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन में बहुत आगे है। तो सोचिए उस समय से हम जो है यहाँ पर लीडर्स हैं इस एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में और चिकित्सा में, मेडिसिन में।
भारत के जो न्यूमरल सिस्टम था, है ना, जो गिनती के लिए यूज़ होने वाला यहाँ न्यूमरल सिस्टम था, उसके उसको इन्होंने तारीफ़ किया, उसके बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया। इन्होंने भारतीय एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन को भी जो है इन्होंने सराहा, और जो भारत में बड़े-बड़े कुछ काम हैं उसको अरबिक में ट्रांसलेट भी किया। डेसिमल सिस्टम के प्रिसिज़न के बारे में बहुत तारीफ़ की, जो आपका दशमलव जो सिस्टम होता है ना, उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा बताया कि कितना प्रिसाइज़ यहाँ पे भारत में वो चीज़ें हैं। सोचिए वो उस समय पे ही हमारे यहाँ इतनी प्रिसिज़न थी। इन्होंने जो हिंदू बिलीफ है, यानी हिंदू मान्यता और रीति-रिवाजों का निष्पक्ष विश्लेषण किया, कर्म, धर्म और मोक्ष की अवधारणाओं को समझाया, और कठोर जाति व्यवस्था की आलोचना भी की कि यहाँ पर जाति व्यवस्था बहुत कठोर है। लेकिन ब्राह्मणों की बौद्धिक उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। इन्होंने बताया कि जो ब्राह्मण हैं, ये इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा साउंड थे, है ना? लेकिन आलोचना क्या होती है, जो भी अल-बिरूनी ने मेंशन किया था इसमें, कि भारत और इस्लामी दुनिया के बीच सांस्कृतिक अंतर को पाटने का इनका लक्ष्य था। यानी ये एम कर रहे थे कि कैसे हम कल्चरल गैप को कम करें इंडिया और इस्लामिक वर्ल्ड में, क्योंकि ये एक इन्वेडर के साथ आए हुए थे। महमूद ऑफ गजनी एक इन्वेडर था, तो इनके काम के लिए यही आलोचना होती है कि ये जो है ना, वो कल्चरल गैप को ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें मेंशन की थी। हर चीज़ का कोई ना कोई जो है वो क्रिटिक होता ही है ना? सोसाइटी और कल्चर के बारे में हमने बात किया कि इन्होंने कास्ट सिस्टम के रिजिडिटी के बारे में बात किया था, और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ये भी याद रखिएगा कि जो भाषा है उसमें कितनी विविधता है, इसके बारे में भी बात किया था इन्होंने। भाषाई विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में, और संस्कृत एक स्कॉलरली लैंग्वेज था, इसके बारे में भी इन्होंने मेंशन किया था। संस्कृत के एडवांसमेंट के बारे में भी मेंशन किया था कि कितना एडवांस लैंग्वेज एक संस्कृत था। तो ये सभी अल-बिरूनी द्वारा लिखा गया था। अब अगला जो हम ट्रैवलर देखेंगे, और बहुत ज़्यादा इनके इनके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं पूछ ले कभी, तो मार्को पोलो 1254 से 1324 सीई में ये भारत जो है इसी बीच में आए होंगे, मतलब ये जीवित थे 1254 से 1324 सीई में। द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो नाम का इनका काम, और जो जिसमें इन्होंने इंडिया के बारे में मेंशन किया है, इन्होंने साउथ इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, है ना? जो 2 दक्षिण भारत है उसके बारे में, दक्षिण भारत के एक-एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। पांड्या किंगडम के बारे में, क्योंकि उस समय पे ये पांड्या के शासन के दौरान ही आए हुए थे। तो भारत के वेल्थ के बारे में, कि भारत के पास जो है ना, वो कीमती पत्थर, मसाले और मोतियाँ, ये बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। तो इसके बारे में इन्होंने बात किया। कोरोमंडल तट के बारे में, कोरोमंडल जो तट है ना, वहाँ पे उसके बारे में इन्होंने बात किया, और यहाँ व्यापारिक केंद्र था, इसकी भी प्रशंसा की इन्होंने। अच्छा, सती प्रथा जो था, उसके बारे में, और जो मंदिर अनुष्ठान हुआ करते थे, ऐसे रीति-रिवाज़ों के बारे में भी इन्होंने बताया था, और भारत के स्थापत्य चमत्कारों और कारीगरी कौशल की प्रशंसा की थी। यानी आपके यहाँ भारत का जो आर्किटेक्चरल मार्वल था, यानी कि एक से एक यहाँ पर बिल्डिंग बना करते थे। ऐसे-ऐसे जो है यहाँ पर बिल्डिंग्स हुआ करते थे, जो कि देखकर ही आदमी को चमत्कारिक लगे, है ना? तो यहाँ जो आर्टिस्ट थे वो इतने ज़्यादा यहाँ पर स्किल्ड थे, इसके बारे में भी मार्को पोलो ने मेंशन किया। अब ये फिर से फेमस और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे एग्ज़ाम के लिए, इब्न बतूता, है ना? यहाँ पर देखिए एक पेंटिंग मेंशन किया है मैंने। तो इब्न बतूता 1304 से 1369 सीई तक ये जीवित थे, और इनका काम रिहला, जिसको ट्रैवल्स हम अगर अनुवाद करें तो वो होगा ट्रैवल्स। तो ये इनका काम जो है ना, ये भारत के बारे में इन्होंने मेंशन किया था। एक मोरोक्कन ट्रैवलर थे, याद रखिएगा। मोरक्को से आए हुए थे, मोरोक्कन ट्रैवलर थे ये, और एक्सप्लोरर थे, है ना? और दिल्ली सल्तनत के जब मुहम्मद बिन तुगलक का जब शासनकाल था, उस समय पे आए हुए थे, याद रखिएगा ये मुहम्मद बिन तुगलक, है ना? तो यानी कि पहले ये दिल्ली सल्तनत चला करता था ना, दिल्ली सल्तनत, तो उसी में मुहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल के दौरान ये इन्होंने भारत विजिट किया था, और भारत में कादी यानी जज के रूप में भी इन्होंने सर्व किया था, याद रखिएगा। जो इब्न बतूता थे, इनका जो भारत का जो ये जर्नी था ना, ये इनके काफ़ी ब्रॉडर एक्सप्लोरेशन इस्लामिक वर्ल्ड का इन्होंने किया था। अलग-अलग इस्लामिक देशों में गए थे ये, और वहाँ एक्सप्लोर किया था इन्होंने। तो ये जो है उसी का एक पार्ट भारत का भी विजिट था, और मैंने बताया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में एक जज के तौर पर भी इन्होंने सर्व किया था। क्या बताते हैं ये भारत के बारे में? तो ये बताते हैं कि
जो पॉलिटिकल सिस्टम है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, एक विजनरी और एक एक्सेंट्रिक रूलर थे। इसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया, है ना। इन्होंने बताया कि जो तुगलक थे, इसका इनका एम्बिशियस ये काफ़ी थे और बहुत ज़्यादा प्रयास करते थे बहुत कुछ करने का, लेकिन कई बार इनके प्रोजेक्ट्स जो है ना वो फेल भी हो जाते थे। दिल्ली सल्तनत और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मिलिट्री का कितना पावर था, है ना, इसके बारे में भी इन्होंने मेंशन किया कि कितनी पावरफुल मिलिट्री दिल्ली सल्तनत के पास थी। समाज के बारे में भी इन्होंने मेंशन किया। इनके सोसाइटी और कल्चर वाले सेक्शन में इन्होंने मेंशन किया था कि जो रिलीजियस टॉलरेंस है भारत में ना, वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो यानी कि इस्लामिक रूल होने के बावजूद यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते थे। इन्होंने अलग-अलग फेस्टिवल्स के बारे में भी मेंशन किया कि यहाँ पर अलग-अलग जो है वो त्योहार मनाए जाते हैं हिंदू और मुस्लिम द्वारा। तो हिंदूज़ और मुस्लिम्स के अलग-अलग फेस्टिवल्स को भी इन्होंने मेंशन किया। इसके साथ-साथ हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की प्रॉस्पेरिटी के बारे में कि कितना फलता-फूलता था अर्थव्यवस्था, इसके बारे में मेंशन किया इन्होंने। दिल्ली की भव्यता और इसकी महानगरीय संस्कृति की प्रशंसा की इन्होंने कि दिल्ली कितना भव्य, और यहाँ पर जो है ना हिंदू मुसलमान साथ में रहते थे सह अस्तित्व में, तो उसके बारे में भी इन्होंने बात किया। हिंद महासागर और मालाबार जो कोस्ट है, जो तट है, उस पर अपनी यात्रा का ये इन्होंने दस्तावेजीकरण किया। इन्होंने जो है ना वो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से होने वाले ट्रेड के बारे में भी बात किया, है ना। इन्होंने बात किया कि कैसे यहाँ पर मिडिल ईस्ट से और अफ्रीका से यहाँ पर व्यापार होता है, ट्रेड होता है। तो इसके बारे में भी इन्होंने मेंशन किया अपने इस काम में। हाईलाइट किया इन्होंने कि दिल्ली, दौलताबाद और कैम्बे जैसे शहर उस समय पे बहुत फेमस थे, है ना। कि ये सभी हमें इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई रिहला नाम का इनका काम था, उसमें हमें देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं अब्दुल रज़्ज़ाक को। 1413 से 1482 तक ये जीवित थे और अब्दुल रज़्ज़ाक जो है ना, ये मतला उस सदैन व मजमा उल बहरैन, इनका ये काम था जो इन्होंने लिखा था, है ना। मतला उस सदैन व मजमा उल बहरैन, इन्होंने जो है ना विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था, विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। विजयनगर साम्राज्य के बारे में ये बताते हैं कि जो सिटी का जो वेल्थ था ना, जो पूरे शहर की समृद्धि थी, वो बहुत भव्य थी। यहाँ पर भव्य जो है वो उत्सव हुआ करते थे, फेस्टिवल हुआ करते थे, और जो देवराय द्वितीय थे, इनके अधीन शहर की समृद्धि, इनके अधीन जो उत्सव थे वो कितना भव्य थे और कितना कुशल तरीके से प्रशासन चलता था, कितने अच्छे तरीके से ये प्रशासन चलाते थे। और उस समय पे व्यापार, कला और वास्तुकला कितना ज़्यादा थ्राइव करता था, कितना उन्नत था, इसके बारे में भी मेंशन किया। कल्चर के बारे में बात करें तो इन्होंने बताया कि जो नोबेल्स थे या फिर जो उस समय पे जो है कितनी भव्यता थी, जो कुलीन थी, उनके जीवन शैली, उसके बारे में बताया। फिर जो मंदिर थे, वो कितने ग्रैंड थे, कितने जो है भव्य मंदिर हुआ करते थे, उसकी विस्तृत वर्णन किया था इन्होंने, अब्दुल रज़्ज़ाक ने, है ना। तो ये हमें इनके लिखे हुए ये मतला उस सदैन और मजमा उल बहरीन जैसे काम में दिखता है। तो हमें क्या समझने और सीखने को मिला इन ट्रैवलर्स द्वारा लिखे गए इतने सारे काम, इतने मेंशन्ड कामों से? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन, है ना। यहाँ पर मैं हिंदी वाला लगा देता हूँ। तो देखिए, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन यानी कि हमें ऐतिहासिक जो भी दस्तावेजीकरण किया गया था, ये ट्रैवलर्स ने हमें फर्स्ट हैंड अकाउंट दिया था, याद रखिएगा। यानी कि इन्होंने किसी को देख के वो चीज़ें नहीं, बल्कि वहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस किया और उन चीज़ों को लिखा। तो अनुभव के माध्यम से चीज़ों को लिखा गया, तो हमें बहुत डिटेल में चीज़ पता चलती है। एंशिएंट और मिडाइवल इंडिया सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के बारे में। फिर राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, है ना? पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था? मेगास्थनीज, फाहियान और हुआनसांग ने शासन और प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया। अगर हम रिलीजन या धर्म के बारे में बात करें तो फाहियान, हुआनसांग और अल बिरूनी ने बौद्ध और हिंदू प्रथाओं पर प्रकाश डाला था अपने-अपने काम में। तो हमें जो है बहुत ही डिटेल में पता चलता है। फिर समाज और संस्कृति के बारे में बात करें तो इब्न बतूता और अब्दुल रज़ाक ने दैनिक जीवन, त्योहारों और जातिगत गतिशीलता का विशद विवरण दिया हमें। यानी कि हमें इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक ने विविड अकाउंट दिया, डेली लाइफ कैसे थे, फेस्टिवल कैसे हुआ करते थे, कास्ट डायनामिक्स कैसी थी, इसके बारे में।
हमें जो है व्यापार के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है। मार्को पोलो, निकोल डी कॉन्टी और ट्रेवर नायर ऐसे जो है ट्रैवलर्स भी इंडिया में आए। इन्होंने जो है भारत की जो वेल्थ था, भारत के पास कितना पैसा है और यहाँ पर जो है ना वो व्यापार कितना अच्छे तरीके से होता है, उसके बारे में बहुत ही डिटेल अकाउंट दिया। अब भारत की जो ज्ञान व्यवस्था थी और यहाँ का जो दर्शन था, इसके बारे में अल बिरूनी ने और वान सांग ने भारत की बौद्धिक परंपराओं का भी पता लगाया। अल बिरूनी ने जो है मेंशन किया था, संस्कृत के बारे में भी इन्होंने बताया। तो ये सभी जो है हमें हमें ये जो है ना एक डिटेल अकाउंट देते हैं उस समय पे भारत कैसा हुआ करता था, जो कि अदरवाइज हमें पता नहीं चल पाता। क्योंकि भारत में मैंने हमेशा से आपको बताया है ना कि यहाँ पर लोग जो हैं वो किसी भी चीज़ को डॉक्यूमेंट नहीं करते थे। आज की डेट में भी विदेशों में इतने पेटेंट होते हैं, भारत में क्यों नहीं होते हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोग डॉक्यूमेंट नहीं करना चाहते चीज़ों को। डॉक्यूमेंट करेंगे तभी जाके बाद में भी आने वाले जनरेशन में कुछ अगर होता है तो उनको पता चलेगा कि भारत जो है वो कितना समृद्ध था। तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन, कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ करता था। देखिए बाहर से लोग आते थे तो अपने कल्चर, अपने संस्कृति के बारे में बताते थे, वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आते थे जो यहाँ पर चला, और यहाँ से जाते थे तो मसाले लेकर जाते थे, यहाँ से जाते थे तो यहाँ से वास्तुकला सीख के जाते थे। उनके राइटिंग्स में ये देखने को मिलता है कि भारत के जो विविध यहाँ की जो ट्रेडिशन, यहाँ का अचीवमेंट, इसके बारे में और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिलता है ना? एक हमें जो है ना ऐसा वैश्विक दृष्टिकोण मिलता है जिसमें हमें पता चलता है कि ईस्ट और वेस्ट में क्या अंतर था उस समय पर, और कैसे ये ग्लोबल नॉलेज एक्सचेंज हमारे भारत के भी डेवलपमेंट में हेल्प किया। तो ये जो है ना हमें पता चलता है इन सभी ट्रैवलर्स और स्कॉलर के द्वारा लिखे गए इनके डिटेल्ड अकाउंट से। पूछा क्या जा सकता है आपसे, तो इनके द्वारा लिखी गई जितने भी मैंने किताब मेंशन किए वो सभी पूछे जा सकते हैं। किनके शासन के दौरान इन्होंने ये विजिट किया था, ये आपसे पूछा जा सकता है ना? और किस बारे में था इनका विजिट? जैसे फाहियान और वेनसांग जो थे, इनका विजिट बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कलेक्ट करना, यानी जो बौद्ध ग्रंथ थे इनको कलेक्ट करना और बौद्ध धर्म को उसके सोर्स से, जहाँ से उसका उद्गम हुआ वहाँ से समझना, इसके लिए वो आए थे। खास तौर से जो अगर हम देखें तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में इन्होंने डिटेल में मेंशन किया, तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उनको लिखोगे, है ना? तो ऐसे ही सारी चीज़ें जो मैंने मेंशन की हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आप मेंशन करेंगे उस चीज़ को, वहाँ पर सही उत्तर अपना दे पाएँगे। तो इतने डिटेल में आपको बता दिया मैंने कि अब आपसे कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा ट्रैवलर्स और स्कॉलर्स से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा आनंद आया होगा इस पूरे लेक्चर को पढ़ के, सुन के। और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डेमो लेक्चर है, तो इसका पीडीएफ वहाँ पर हम आपको प्राप्त करा देंगे। और ऐसे ही डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप जो है हमारे बैच में एनरोल हो सकते हैं। एडमिशन ओपन है और फॉर्मली हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हम करेंगे लगभग 28 जनवरी के आसपास से, क्योंकि अभी हम एक-एक वीडियो ऐसे करके डाल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लर्नर्स जुड़ेंगे तभी पूरा बैच हम फुल फ्लेज्ड स्टार्ट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।